हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 8 जून। आज की हमारी 8 जून की द हिंदू न्यूज एनालिसिस की करंट अफेयर्स रहने वाली है। आज की जो करंट अफेयर्स है वेरी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि H5N2 जो बर्ड फ्लू था उससे पहली बार किसी मनुष्य की मृत्यु सामने आई है। तो ये जो करंट अफेयर्स है वेरी इंपोर्टेंट हो चुका है और इंडियन एक्सप्रेस पे ये बहुत डिटेल से आया था। 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। किस तरीके से पृथ्वी बनी, किस तरीके से जीवन संभव हुआ, इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इस पे एक नई खोज सामने आई है। 17वीं लोकसभा का विघटन हो गया, ये सभी लोग इससे अपडेट हैं। 18वीं लोकसभा का स्थापना होने वाली है जल्दी, तो इसलिए जो इस पर हम जो भी छोटी सी बात होगी उस पर हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है इस पर हम देख लेंगे। सेकंड, रेपो रेट 8वीं बार अपरिवर्तित रही। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को इस बार भी याद रखिएगा, आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को इस बार भी कोई भी चेंजेस नहीं किया है। क्यों नहीं किया गया इस पे हम देख लेंगे। और ओंग जनजाति ये वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही में चुनाव के बाद चर्चा में आ चुकी है। इसके बारे में जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नहीं जान पाओगे तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन मिस कर दो और 2 नंबर से आप वंचित रह जाओ। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा और लाइक या सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। ऐप भी है हमारा नेट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि वहां पर आप लोग बहुत सारी मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। इसलिए से जल्दी से जाइएगा, ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा। तो आज की हम पहली कन्वर्स की बात करते हैं। H5N2 बर्ड फ्लू से पहली बार किसी की मृत्यु हुई है। तो H5 बर्ड फ्लू क्यों होता है, किसके कारण हुई है और कहां पर हुई है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। चर्चा में क्यों है? तो मैक्सिको में, याद रखिएगा भारत का मामला नहीं है ये, मैक्सिको में एक व्यक्ति की मौत हुई H5N2 बर्ड फ्लू के कारण। याद रखिए कहां पर हुई है? मैक्सिको में हुई है, जो नॉर्थ अमेरिका में एक क्या है, एक राज्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर H5N2 बर्ड फ्लू को पहले कभी किसी मनुष्य में नहीं पाया गया था। याद रखिएगा वेरी इंपोर्टेंट है। मैक्सो में जिस H5N2 के कारण व्यक्ति की मृत्यु हुई है, पहले ऐसा कभी मामला नहीं आया कि किसी मनुष्य में ऐसा उसको पाया गया था। H5N2 बर्ड फ्लू है क्या? तो H5N2 एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है। किसका है? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस का एक प्रकार है, ये ध्यान रखना है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो उनकी सतह पर मौजूद प्रोटीन के आधार पर उप प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक कह सकते हैं कि उसका एक प्रकार है। H5N2 को पहली बार मैक्सिको में मुर्गियों में देखा गया था। जैसे कि चित्र में मैंने आपको दिखाया है, कुछ मुर्गियां यहाँ पर फोटो में, तो मुर्गियों में H5N2 में मैक्सिको में पहली बार देखा गया था और मैक्सिको में ही पहली बार एक मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि H5N2 बड़े पैमाने पर फैलने के विशिष्ट कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन जो प्रवासी पक्षी हैं उनके पैटर्न और घरेलू पक्षियों के संपर्क से आकर उनके प्रसार में योगदान कर रहे हैं। मतलब कि वैसे तो इसका बड़े पैमाने पर फैलने पर कोई साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन अब जो प्रवासी पक्षी हैं आते हैं, उनके पैटर्न और घरेलू पक्षियों के संपर्क में आते हैं, तो हो सकता है उनके प्रसार में बढ़ोतरी हो जाए। तो H5N2 मानव से संक्रमण दुर्लभ है, फिर भी वायरस के उत्परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से यह संचरित होने की संभावना बताई जा रही है। तो इससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकता है क्योंकि एक मनुष्य की मृत्यु भी हो चुकी है। तो आप लोगों को भी इससे सचेत रहना है क्योंकि मैक्सिको में मुर्गियों में, यार किसमें, मुर्गियों में पाया गया है। ठीक है, बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक वायरल रोग है। अब एग्जाम में आए तो कैसा रोग है? एक वायरल रोग है, ध्यान रखिएगा। क्या है? वायरल रोग है, संक्रमण से फैलता है। यह मुख्य रूप से मुर्गी पालन और कुछ जंगली पक्षियों में फैलता है। पक्षियों में बीमारी और मृत्यु की बड़ी लहर के कारण इसका बनता है। ध्यान रखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा संक्रमित पक्षियों या फिर दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के कारण मनुष्यों को भी संक्रमित कर सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बर्ड फ्लू है वो बर्ड फ्लू संक्रमित पक्षियों से या फिर दूषित वातावरण से, इन दोनों के कारण मनुष्यों में भी फैल सकता है। तो इसमें आप लोग सतर्कता बरतनी होगी। मनुष्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण से ऊपरी श्वसन पथ में हल्के से लेकर गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। इस रोग का निदान रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे आणविक विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। तो इसका एक निदान भी है, रियल टाइम पॉलीमरेज से इसका किया जा सकता है, इसका इलाज भी। मैक्सिको की बात कर लेते हैं। मैक्सिको में यह फैला है तो मैक्सिको की स्थिति इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये देखो, नॉर्थ अमेरिका, इसमें नॉर्थ अमेरिका का एक राज्य है, उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से इसे लैटिन अमेरिका का हिस्सा माना जाता है क्योंकि इसकी जो संस्कृति है वो इस तरीके से है जो लैटिन अमेरिका से मिलती है।
इसकी सीमा अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलीज से लगती है। ध्यान रखिएगा, इसकी सीमा अमेरिका, ग्वाटेमाला, बेलीज से लगती है। राजधानी की बात किया, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। मुद्रा की बात किया तो मैक्सिकन पैसो इसकी मुद्रा है। और इसके मैक्सिको की अगर हम बात करें थोड़ी सी, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर देखोगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहाँ पर देखोगे आप प्रशांत महासागर। तो मैक्सिको की स्थिति भी जानना थोड़ा सा जरूरी था, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन इसी से बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट 21 की बात करते हैं, ओंग जनजाति। आप ये जनजाति को देख पा रहे हो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या इसका संबंध अंडमान निकोबार से है या फिर किस और राज्य से है, इसको हम समझ लेते हैं। तो जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नट लर्निंग ऐप, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर ऐप है, आप सर्च करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओंग जनजाति क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अंडमान की ओंग जनजाति के राजा टोटोको और रानी प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है। ध्यान रखिएगा, सही सुना आपने, अंडमान की ओंग जनजाति के राजा टोटोको और रानी प्रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे जनजाति की कुल आबादी 136 हो गई है। कितनी हो गई है? 136, 136। हमारे तो रिश्तेदार होते हैं इतने, तो है ना, इनकी कुल आबादी है 136। ओंग भारत की सबसे आदिम जनजातियों में से एक है, याद रखिएगा, जो नेग्रिटो नस्लीय वंश से संबंधित है। तो एग्जाम में आ सकता है कि इस वंश संबंधित है, नेग्रिटो नस्लीय वंश से संबंधित है और आदिम जनजाति का एक प्रमुख जनजाति है। ध्यान रखना है 136 जनजाति है, तो एग्जाम में बन सकता है इंपोर्टेंट, इनकी जो कुल आबादी है 136 है। ये अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान द्वीप पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं? अंडमान द्वीप में भी लिटिल अंडमान में रहते हैं। एक अर्ध खानाबदोश समूह है, एक जीविका के लिए समुद्र एवं जंगल पर निर्भर रहते हैं। अन्य धर्मों के विपरीत ये दृढ़ पूजा पद्धति, बलिदान में विश्वास नहीं करते, उनका पालन नहीं करते हैं। दांतों के रंग को लेकर ओम के बीच एक अनोखी व्याख्या है, जो मोती जैसे सफेद दांतों को मौत का प्रतीक मानते हैं। आप इनके दांतों को देख पा रहे हो, इनके दांत नहीं दिख रहे किसी के, चलो नहीं दिख रहा है, हालांकि पिन कर दें कमेंट में फोटो। इनके जो दांत हैं वो एक मोती जैसे सफेद दांतों को मौत का प्रतीक मानते हैं। अपने दांतों को लाल रंग देने के लिए छाल को चबाते रहते हैं। याद रखिएगा, अगर इनके सफेद दांत हैं तो ये मौत का प्रतीक मानते हैं, तो इसलिए अपने दांतों को लाल करने के लिए ये क्या करते हैं? छाल को चबाते रहते हैं, जिससे इनके दांत लाल हो जाते हैं। ठीक है, शरीर और चेहरे को सफेद और गेरू मिट्टी से सजाते हैं। आपने पता होगा, देखा है मैंने, शरीर और चेहरे को गेरू मिट्टी से सजाते हैं। विशेष अवसरों पर शरीर के अलंकरण पर अधिक जोर देते हैं, मतलब कि जो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं इनके, उस पर शरीर पर अलंकरण ये अधिक तरीके से करते हैं। वर्ष 1940 के ओंग दशक तक गोबलम्बाम्बे लिटिल अंडमान में ओंग निवासी एकमात्र स्थायी निवासी थे। ध्यान रखिएगा, 1940 दशक में एक स्थायी निवासी थे। अब ये भारत में, बांग्लादेश में और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 17,000 प्रवासियों के साथ 732 वर्ग किलोमीटर द्वीप पर निवास करते हैं। तो भारत, बांग्लादेश, निकोबार द्वीप समूह में ये द्वीप पर निवास भी करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और भारतीय प्रवासियों के संपर्क में आने के बाद ओंग की आबादी में कमी आई है। जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, अंडमान में भी गए, और भारतीय प्रवासी अभी भी जाते हैं, उनके संपर्क में आने से इनकी आबादी में कमी आ रही है। 1900 में 670 से घटकर 2000 के दशक की शुरुआत में केवल 96 सदस्य रह गए थे, याद रखेगा। लेकिन 1976 में ओंग स्वच्छ जीवन और प्रकृति के तत्वों से सुरक्षा की बुनियादी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए इन्हें बसाया गया है। अगेन 1976 में इनको भारत सरकार के द्वारा बसाया गया, और एक इस तरीके से कह सकते हो घेरे के अंदर इनको रखा गया है। वहां पे अब कोई भी भारतीय प्रवासी नहीं जा पाता है बिना परमिशन के, इनको टच नहीं करता है कोई भी। ध्यान रखना, इनको टच करने से इनको किसी बीमारी हो जाती है, तो ये मृत्यु हो जाती है, तो इनको टच नहीं करते हैं। अब ये डुंगोंग क्रीक लिटिल अंडमान एक अभ्यारण्य में रहते हैं। क्या यहाँ पे रहते हैं? डुंगोंग क्रीक में लिटिल अंडमान के अभ्यारण्य में रहते हैं, जो कि मूल क्षेत्र के आकार में एक इनका अंश है। ध्यान रखना है। तो ओंग जनजाति के बारे में वेरी इंपोर्टेंट थी। 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन जन्म कैसे हुआ पृथ्वी पर, अब हम इसको समझने वाले हैं 4 अरब वर्ष पहले। अब ये भविष्यवाणी की गई है या वैज्ञानिकों ने बताई है, इसको हम समझते हैं। प्राचीन चट्टानों एवं खनिजों के विश्लेषण से पता चला है, पृथ्वी के निर्माण में लगभग 600 मिलियन वर्ष बाद जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद थी। मतलब कि 4 अरब वर्ष पूर्व यहाँ स्वच्छ जल एवं शुष्क भूमि मौजूद थी। कितना? 600 मिलियन वर्ष बाद। ध्यान रखिएगा, तो क्या होता है? 4 अरब वर्ष पहले क्या था? यहाँ पर स्वच्छ जल और शुष्क भूमि मौजूद थी। अध्ययन से क्या पता है? जलचक्र एवं जीवन का उद्भव कैसे हुआ? तो स्वच्छ जल और भूमि के बीच में अंतःक्रिया हुई, जैसे हम जलचक्र भी कहते हैं, और अनुकूल की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, और यहीं से संभवतः जीवन की उत्पन्न हुआ है।
जीवाश्मों के साक्ष्यों के आधार पर माना जा रहा है कि यह अंतरक्रिया लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। प्राचीन चट्टानों में ऑक्सीजन समस्थानिकों के अध्ययन से पृथ्वी के जल चक्र की उत्पत्ति का पता चला है। तो ऑक्सीजन के जो समस्थानिक अध्ययन है प्राचीन चट्टानों में जल चक्र की उत्पत्ति का पता चला है। इसमें बताया गया है कि जो कि स्वच्छ जल है और भूमि का परस्पर संपर्क है, जिसकी पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर नीचे हुआ है। तो जो जल और भूमि का परस्पर संपर्क, याद रखिएगा, भूमि से पृथ्वी पर कई किलोमीटर नीचे हुआ है, जिसे इस सिद्धांत में चुनौती मिली और 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पूरी तरह से समुद्र में ढकी हुई थी। कितना? 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पूरी तरह से समुद्र में ढकी थी। लेकिन इस पर प्रारंभिक जीवन का प्रभाव क्या पड़ा? निष्कर्ष से संकेत मिलता है कि जीवन के फलने और फूलने के लिए आवश्यक अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी पर बहुत पहले ही मौजूद थी। क्योंकि आपको पता है पृथ्वी एक ऐसा स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जीवन संभव है और कहीं पर जीवन संभव नहीं। पृथ्वी की उत्पत्ति से मुख्य तथ्य की बात करते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष अनुमानित है। अध्ययन से पता चला है कि पृथ्वी पर जो स्वच्छ जल है और स्वस्थ भूमि है 4 अरब वर्ष पूर्व मौजूद थी। बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, जिसे एडविन हब्बल ने 1920 में प्रस्तुत किया था। तो बिग बैंग सिद्धांत एडविन हब्बल ने 1920 में प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड के एक बिंदु के रूप में शुरू हुआ, अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने के लिए विस्तार एवं संकुचन की प्रक्रिया से गुजरा है। कभी विस्तार हुआ तो कभी इसका संकुचन हुआ, फिर कभी विस्तार हुआ फिर इसका संकुचन हुआ। तो इस तरीके से यह विस्तार और संकुचन की परिवर्तन प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ ये वर्तमान की पृथ्वी का रूप इसने लिया है। पृथ्वी का विकास में एक स्थल मंडल का भी निर्माण है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म एवं अस्थिर थी, यार बहुत हॉट थी, है ना, और अस्थिर थी। जैसे जैसे शीतल होती गई, जैसे जैसे ये कोल्ड होती गई, ध्यान रखिए कोल्ड होती गई, लोहे जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर, जो लोहा था आयरन था वह तत्व केंद्र की ओर जाते गए, ध्यान रखा, और विस्थापित हो गए। और हल्के जो पदार्थ थे वह ऊपर की ओर आ गए। तो ये सतह पर हल्के पदार्थ आ गए, जिससे हम क्रिस्ट का निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्ट का निर्माण कहते हैं। अब ये पूरी बात ना ज्योग्राफी का पार्ट है और इस पे अगर वीडियो बनाएंगे तो इस पर ही कम से कम 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ये थोड़ा मोटी मोटी बात समझ लो, आप लोगों ने सबने पढ़ा ही है। पृथ्वी प्रारंभ में बहुत गर्म और स्थिर थी, जैसे जैसे शीतल होती गई ठंडी हुई, लोहे जैसे भारी तत्व थे केंद्र की ओर विस्थापित होते गए, और जैसे जैसे हल्के पदार्थ थे वो ऊपर की ओर सतह पर आ गए, जिससे क्रिस्ट का निर्माण हुआ, मेंटल का निर्माण हुआ, इस तरीके से कोर का भी निर्माण हुआ है। ठीक है। पृथ्वी का विकास 3 चरणों में हुआ है। कौन कौन से चरण में हुआ है? तो प्रथम में आदिम वातावरण का विनाश हुआ, याद रखिएगा, प्रथम चरण में आदिम वातावरण का विनाश हुआ। दूसरे चरण में पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। पृथ्वी गर्म थी, आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। इस प्रोसेस के जरिए गैसों का आंतरिक भाग से बाहर निकलना हुआ, जैसे डिगैसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिगैसिंग भी कहते हैं। तीसरे चरण में क्या हुआ? लास्ट में जीवित प्राणियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं ज्वालामुखी गतिया की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप वायुमंडल संशोधित हुआ। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो जलवाष्प भी निकला, ऑक्सीजन भी निकली, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली, बहुत सारी गैसें निकली, वायुमंडल में फैली और फिर वर्षा हुई। इस तरीके से वायुमंडल में पूरा पृथ्वी ने अपना निर्माण की प्रक्रिया, विकास के चरण को प्रतिबद्ध किया। तो 3 चरणों में पृथ्वी का विकास हुआ है। आदिम वातावरण का विनाश, पृथ्वी गर्म हुई, वायुमंडल ने योगदान दिया, प्रक्रिया से आंतरिक गैसें बाहर निकली, फिर डिगैसिंग हुआ, प्राणियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, कई सारी गैसें बाहर निकली, वर्षा वगैरह हुई। तो इस तरीके से पृथ्वी ठंडी हुई और क्रिस्ट मेंटल कोर का निर्माण सामने देखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 17वीं लोकसभा का विघटन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। अगेन कितनी बार? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 2 पार्टियों का इनको गठबंधन के साथ इनको बहुमत मिला हुआ है। चलो खैर, 17वीं लोकसभा का जो विघटन हुआ इसकी बात समझते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा के भंग करने की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार बैठक के प्रथम दिन से 5 वर्ष पूर्ण होने पर संसद के निचले सदन को भंग कर दिया जाता है। संसद भंग होने से मौजूदा सदन का जो कार्यकाल है समाप्त हो जाता है और आम चुनाव होने के बाद नए सदन का गठन किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह राष्ट्रपति द्वारा निचले सदन को पहले भी भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है। इसे तब भी भंग किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को यह लगे कि पिछली सरकार ने त्यागपत्र या भंग होने के बाद कोई व्यवहार सरकार नहीं बनाई जा सकती है। ध्यान रखना है। तो 2 तरीके से भी इसको किया जा सकता है। एक तो जब आम चुनाव हो चुके हो, प्रधानमंत्री ने सलाह राष्ट्रपति को दे दी हो, या फिर
त्यागपत्र या भंग होने के बाद सरकार नहीं बनाई जा सकती और तभी भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग होने का कोई भी कारण नहीं होता है। तो पता होना चाहिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, एक स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है ये। साथ में इसके हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य निर्वाचित भी होते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर से रेपो रेट 8वीं बार अपरिवर्तित रही। अब भैया शशिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, रेपो रेट को इन्होंने अपरिवर्तित रखा है, 8वीं बार भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लगातार 8वीं बार, कितनी बार, 8वीं बार जो रेट है वो 6.5% पर बरकरार रखी है। तो 8वीं बार 6.5 अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसको हम एमपीसी भी कहते हैं, एक कड़ा नियंत्रण बनाए रखने और सामान्य मानसून की आशा के बीच खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि पर नजर बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई है। मतलब कि जो फूड इन्फ्लेशन है इस पर नजर रखने के लिए भी बोला है मॉनेटरी पॉलिसी ने, ध्यान रखना। मई 2022 से कुल 250 आधार अंकों की लगातार 6 वृद्धि दर के बाद जो दर वृद्धि चक्र है पिछले वर्ष अप्रैल में निलंबित कर दिया गया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के विकास अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया था। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण वर्ष 2016 में अपनाया गया और एक मौद्रिक नीति ढांचा है जिसके तहत केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके 5 साल में एक बार लक्ष्य टारगेट मुद्रास्फीति दर को निर्धारित भी करती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार से सलाह कर भारतीय रिजर्व बैंक लक्ष्य मुद्रास्फीति दर निर्धारित भी करती है। आज यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की बात की है मोस्ट इंपोर्टेंट थी, एग्जाम के पर्पज से भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट थी। 5 करंट अफेयर्स की बात की है। आपको चैनल पर बनाने के सब्सक्राइब किया होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। ऐप भी है नेट लर्निंग ऐप जिसको आप लोग डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज भी डालिए। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।